नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 20वां अध्याय जैव ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा के स्रोत, जो कक्षा 10 में भी आपने पढ़े हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय जो स्रोत है वो क्या है? वे स्रोत जिनकी मात्रा एक तो निश्चित है और यदि हम इनकी खपत बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इनकी मात्रा कम होती जाएगी, और इन जो स्रोतों का पुनर्निर्माण या नवीकरण है वो संभव नहीं है। यह लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं ये, तो वो संभव नहीं है कि बराबर ही माना जाता है। जैसे कोयला, जो पेट्रोल डीजल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय पदार्थ है, ये सब कौन से ऊर्जा के स्रोत में आते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। दूसरे हैं नवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत वे हैं जिनका क्या किया जा सकता है? पुनर्निर्माण किया जा सकता है, और इन स्रोतों को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, इसको हम बार बार काम में ले सकते हैं। पन बिजली, पानी से जो बिजली बनती है। पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, और जैव ऊर्जा है, जो कार्बनिक अपशिष्ट है उनसे भी ऊर्जा बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। तो नवीकरणीय जो स्रोत हैं उनमें ये जो अपना टॉपिक है जैव ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत है, उनमें एक ऊर्जा का उदाहरण है जैव ऊर्जा। तो ये चैप्टर अपना इस जैव ऊर्जा के बारे में ही है। ठीक है, जो चैप्टर है अपना किस बारे में है? जैव ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत में एक उदाहरण हमने क्या लिया? जैव ऊर्जा। तब ये टॉपिक शुरू हो गया अपना जैव ऊर्जा। जो जैव भार है, मतलब जो सजीव हैं उनका जो भार है जैव भार, जिसको बायोमास भी बोलते हैं, अथवा जैविक जो स्रोत हैं उनसे उत्पन्न की जाने वाली जो ऊर्जा है। जैविक स्रोत जो भी सजीव है, उनके कार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे ऊर्जा बनाई जाती है, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। हम जानते हैं कि संपूर्ण सजीव जगत है उसके द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ है, उसको हम क्या कहेंगे? जैव भार। देखिए, जैव भार से जो बन रही है वो तो क्या है? जैव ऊर्जा। अब बात ये आती है कि भाई जैव भार किसे कहेंगे? तो संपूर्ण सजीव जगत द्वारा जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे पादप है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, ऐसे ही वो चक्र चलता रहता है सब सजीवों में। तो संपूर्ण सजीव जगत द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे? जैव भार। अब जो जैव ऊर्जा है वो क्या विशेषता उसकी, कौन कौन से उसके लक्षण है? तो पहला लक्षण है उसका, यह सस्ती है, नवीकरणीय। जैव ऊर्जा देखो किस में लिया था उदाहरण हमने? नवीकरणीय स्रोत में। और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है। जैसे मान लो कोई सजीव है, उनका अपशिष्ट है, फल सब्जियों के छिलके हैं, वाहित मल है, ये सब है, उनसे ये जैव ऊर्जा बन सकती है। दूसरा जो जैव ऊर्जा, उससे CO2:2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कम उत्पन्न होती है, और ये जितना कम उत्पन्न होंगे उतना ही पर्यावरण प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। इसके उत्पादन के लिए, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कच्ची जो सामग्री है, कच्ची सामग्री किसको बोलते हैं? जो उस प्रोसेस में काम आता है। तो कच्ची सामग्री के रूप में फल सब्जियों के छिलके या अन्य जो मवेशी हैं उनका मलमूत्र, तो ये कच्ची सामग्री के रूप में, तो ये हमें सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। अपशिष्ट तथा कचरा भी, एक तरह से अपशिष्ट और कचरा ही है ये, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, फल सब्जियों के अवशेष हैं, फसल के अवशेष हैं, तो ये अपशिष्ट तथा कचरा है, उसका भी निपटारा हो जाता है। इसका पुनर्निर्माण, भाई नवीकरणीय है तो इसका क्या हो सकता है? पुनर्निर्माण संभव है, अतः इसकी उपलब्धता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गई कि भाई अभी बन ही नहीं सकती। ठीक है।
फिर बात आती है जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। भाई जैव ऊर्जा हमने बताया जैव भार से बनेगी, जैव भार से मुख्य रूप से, और इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो जैव भार तो ही गया बायोमास। बायोमास हमने किसको कहा था, जो भी संपूर्ण सजीव जगत है उसके द्वारा जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बायोमास है, उसका स्रोत कौन है, जैविक स्रोत है, संपूर्ण सजीव जगत है। काष्ठ है, जलाऊ काष्ठ, वो उससे जैव ऊर्जा बन सकती है। गोबर व गोबर गैस है, गोबर गैस आगे अपने टॉपिक आएगा, जिसमें मुख्य गैस होती है मीथेन, जिसको हम गोबर गैस या बायोगैस भी बोलते हैं। बायोडीजल है, वो भी जैव ऊर्जा के अंतर्गत आता है। वानस्पतिक वसीय तेल, बायोडीजल किन से प्राप्त होगा, इसके दो तरीके बताए। एक तो वनस्पतियों के वसीय तेल से, दूसरा कुछ ऐसे पादप आते हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त होता है, ऐसे पादपों को बोलते हैं पेट्रो पादप। एक तरीका स्टार्च एवं लिग्नोसेलुलोज से इथेनॉल बनाया जाता है। तो पादपों में स्टार्च पाया जाता है, सेलुलोज और लिग्निन की मात्रा है वो भी उपस्थित रहती है, तो उनकी सहायता से इथेनॉल, तो ये भी जैव ऊर्जा का एक उदाहरण है। सवाल या हाइड्रोजन फैक्ट्री, तो हाइड्रोजन का जो निर्माण है उससे भी ऊर्जा बन सकती है, ये भी आगे टॉपिक आएगा, तो वहाँ पर हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हो गए किसके, जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के। अब इसमें जो ऊपर हमने उदाहरण लिए हैं उनको एक एक करके हम आगे बता रहे हैं। सबसे पहला हम देखो, हमने कौन सा लिया था, जैव भार या बायोमास। तो बायोमास या जैव भार क्या है, वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कार्बनिक पदार्थ है उसका निर्माण शुरुआत में हम बात करें तो पादप बनाएंगे, पादपों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सजीवों में जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव भार, जिनकी उत्पत्ति किन से हो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जैव भार के अंतर्गत वे सभी जीवित पदार्थ या उनके अपशिष्ट, जीवित पदार्थ भी है या अपशिष्ट के रूप में, तो उनको भी जैव भार हम बोलेंगे, वो शामिल किए जाते हैं और वो जैव ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं जैव भार या बायोमास के, लिग्नोसेलुलोज युक्त पादप, जैसे यूकेलिप्टस है, चीड़ है, ल्यूसिना, मक्का, गन्ना, चुकंदर, ये कुछ पादप है जिनमें लिग्निन और सेलुलोज पाया जाता है और उससे जैव ऊर्जा बन सकती है। दूसरा एक जलीय पादप का उदाहरण है जलकुंभी। तीसरा जो भी अपशिष्ट हैं, गोबर है, खाद है, कूड़ा है, काष्ठ है, फसलों के अवशेष है, गुड़, नारियल के रेशे हैं, फूल, पत्ती, फल सब्जियों के छिलके, ये सब अपशिष्ट में हैं, उनसे भी जैव ऊर्जा बन सकती है, तो ये भी जैव भार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो बिंदु थे वही हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो काष्ठ है। काष्ठ सबसे सामान्य प्रकार का ईंधन है, जो ग्रामीण क्षेत्र उनमें ईंधन के रूप में काष्ठ का ही प्रयोग करते हैं और इसमें कुछ विशेषताएं या विशिष्टताएं हैं, वो हम बात करेंगे। एक तो ये आसानी से उपलब्ध होता है, सहज उपलब्ध है। इसे एकत्र या प्राप्त करने के लिए किसी तकनीक, कोई विशेष टेक्निक है उसकी आवश्यकता नहीं होती। जो भी पादप या उनके जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, सूख गई तो उनको हम काष्ठ या जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इसका पुनर्भरण या नवीकरण होता रहता है। अब देखो एक सीमित मात्रा में यदि हम इसका उपयोग करें तो इसका पुनर्भरण हो सकता है। जैसे एक जो पादप है वो बिल्कुल सूख गया है तो उसको हम जलाऊ लकड़ी के रूप में प्रयोग करके उसके स्थान पर दो पादप है वो विकसित कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये पुनर्भरण और नवीकरण इसका हो सकता है। शुद्ध काष्ठ का 99% भाग ज्वलनशील होता है। काष्ठ भी कई क्वालिटी की है, तो जो शुद्ध काष्ठ है उसका लगभग 99% भाग जल जाता है। अनेक पादप जातियों का उपयोग काष्ठ ईंधन के रूप में करते हैं। उत्तम ईंधन काष्ठ में, भाई ईंधन है और वो भी काष्ठ वाला,
तो उसमें कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, तो उनकी हम बात करते हैं। एक तो जो भी ईंधन है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे काष्ठ का हो या अन्य कोई ईंधन हो, तो उसकी दहन क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक है, जलने पर दहन क्षमता उच्च होगी तो जलने पर क्या देगा वो, उच्च कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए उससे। ठीक है, यदि उस ईंधन को हम जलाते हैं तो न तो वो फटे और न ही टुकड़ों में वो खंडित हो, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। नमी व रेजिन की मात्रा कम हो, कास्ट के रूप में हम बात कर रहे हैं, उसमें कास्ट में यदि नमी होगी तो जलेगा नहीं वो, तो नमी व रेजिन की मात्रा कम हो, और जिससे क्या होता है कि वो उसको शीघ्रता से सुखाया जा सकता है, और जलने पर कम धुआं दे, चाहे वो कास्ट ईंधन है या अन्य कोई ईंधन है। तो ये दो विशेषता तो है ही, कौन सी, एक तो उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए, कम धुआं देने वाला होना चाहिए, बाकी ये दो तीन और हमने बताया इसके बारे में। अब जो उत्तम ईंधन काष्ठ जो पादप हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे पादप हैं, आप बुक में से सभी पादप हैं उनको याद हो तो देख सकते हैं, पर ये कुछ दो चार उदाहरण मुख्य हमने यहाँ पर लिए हैं। उत्तम ईंधन काष्ठ वाले जो पादप है, एक तो इधर तो हमने लिया उसका सामान्य नाम, और इधर लिया है वैज्ञानिक या वानस्पति के नाम। खेजड़ी प्रोसोपिस साइनेरिया वैज्ञानिक नाम, देसी बबूल है अकेसिया नीलोटिका। ठीक है, आम है वो, उसको भी आम की लकड़ी को भी काष्ठ के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया मैंजीफेरा इंडिका। सीरीस है एल्बिजिया लेबेक। अर्डू अर्डू का जो वैज्ञानिक नाम है एइलेंथस एक्सेला, एइलेंथस एक्सेल्सा अर्डू। तो ये कुछ उदाहरण है, तो इनमें आपका काम चल जाएगा, बाकी आप सारे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर जो 6 ग्रुप लिए थे हमने, भाई जो जैव ऊर्जा है वो कैसे कैसे बन सकती है। तो नेक्स्ट है उसका गोबर एवं गोबर गैस। तो जो मवेशी हैं उनका जो अपशिष्ट है, गोबर है, उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो जीवाणु किण्वन करके एक गैस बनाते हैं मेथेन, तो वो गोबर गैस कहलाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर गोबर एवं गोबर गैस है उसकी परिभाषा बताएं। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस है उसको बायोगैस कहते हैं, और बायोगैस है वो बनाने के लिए भारत में सामान्यतः जो गोबर का उपयोग किया जाता है, इस कारण से इसका एक अन्य नाम पड़ गया क्या, गोबर गैस। दोबारा से देखें, जीवाणुओं द्वारा, जीवाणु कहाँ से आएंगे, जो आहार नाल है मवेशी, कक्षा 8 के लगभग 8-7 में पढ़ा होगा आपने कि जो मवेशी हैं उनके आहार नाल आते उसमें कुछ जीवाणु है, मेथेनोजिन जीवाणु, तो वो किण्वन क्रिया करते हैं, तो वो गोबर में भी उपस्थित रहते हैं। तो जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस है उसको क्या कहेंगे, बायोगैस। भारत में जो बायोगैस उत्पादन है उसके लिए गोबर का ही उपयोग करते हैं सामान्यतः, इसलिए इसका एक अन्य नाम पड़ गया बायोगैस का क्या, गोबर गैस। गोबर गैस के हम संगठन में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें होती है मीथेन, CH4, मीथेन या मीथेन उच्चारण इसका करते हैं। तो ये गोबर गैस संयंत्र के द्वारा हम समझते हैं कि गोबर गैस बनती कैसे है। तो ये जो गोबर गैस संयंत्र है उसमें एक टैंक होता है, डाइजेस्टर जिसको बोलते हैं, उस डाइजेस्टर टैंक में गोबर और जल का मिश्रण डाला जाता है, और जो जीवाणु किण्वन क्रिया करेंगे उससे गैस बनेगी, गैस को गैस होल्डर में एकत्रित कर लेंगे और फिर उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए आप, गोबर गैस संयंत्र है, उसके एक तरफ देखो हमने क्या दिखाया है, गोबर प्लस जल है, उसके लिए गड्ढा कर लिया हमने उसमें घोल करके, और एक ये बड़ा टैंक है जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, उसमें ये आता रहता है इस प्रकार से। ठीक है, और
जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा गैस बनेगी, तो वो गैस किस में एकत्रित हो जाएगी, ये ऊपर संरचना है क्या, गैस होल्डर, उस गैस होल्डर में एकत्रित हो जाएगी। और उस गैस होल्डर से जो सप्लाई लाइन होती है गैस की, उससे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं खाना पकाने या अन्य किसी ऊर्जा के रूप में। एक इसका और मुख्य फायदा है, ये जो गोबर प्लस जल का मिश्रण है उससे गैस बन गई, तो जो अपशिष्ट है वो यहाँ पर ये जो डाइजेस्टर टैंक है उसमें अपशिष्ट नीचे एकत्रित हो जाएगा, और जो नीचे एकत्रित हो जाएगा वो बहुत ही उत्तम खाद है, और उस खाद को बोलते हैं स्लैरी। तो वो यहाँ इधर हमें समय समय पर बाहर निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, स्लैरी है, एक उत्तम खाद है। अब किण्वन प्रक्रिया कैसे होती है, भैया तो सामान्य प्रक्रिया बता दिया हमने, गोबर प्लस जल को लिया, वो इसमें आया, किण्वन प्रक्रिया हुई, गैस होल्डर में गैस एकत्रित हो गई, जो अपशिष्ट है वो स्लैरी कहलाया, जिसको खाद, उत्तम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो किण्वन क्रिया है वो किस प्रकार से होगी उसको हम देखें। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, किण्वन क्रिया या जीवाणुओं की सहायता से। तो इस संयंत्र में अवायवीय किण्वन होता है, जो कि 3 चरण है। अवायवीय किण्वन है, उसके 3 चरण है। प्रथम जो चरण है उसमें अवायवीय विकल्पी जीवाणु, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन से, जो अपशिष्ट लिया, गोबर लिया, उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गए। इनको ये अवायवीय विकल्पी जीवाणु हैं वो किस में बदल देंगे, सरल पदार्थों में तोड़ देंगे, अपघटित कर देंगे। ठीक है। दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में जीवाणु आंशिक वायवीय व आंशिक अवायवीय, पहले तो देखो अवायवीय किण्वन क्रिया हुई, उसके बाद में दोनों क्रिया, आंशिक रूप से वायवीय क्रिया भी हो रही है और आंशिक रूप से अवायवीय किण्वन क्रिया भी हो रही है। तो उससे जो पहले चरण में कार्बनिक पदार्थ जटिल थे उनसे सरल बने थे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये जटिल थे, इनको सरल में बदला था। तो जो सरल पदार्थ बने हैं उन सरल पदार्थों को पहले तो किस में बदला जाएगा, कार्बनिक अम्लों में, और जो अंतिम चरण है उसमें ये किस में बदल दिए जाएंगे, एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 2 चरण दोबारा देखें। पहले चरण में क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कौन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये किस में बदल जाएंगे, सरल में। ठीक है, सरल में बदलेंगे, फिर दोबारा से जीवाणु कुछ आंशिक वायवीय क्रिया करेंगे, कुछ आंशिक अवायवीय। तो ये जो सरल पदार्थ बने थे वो सरल पदार्थ पहले किस में, कार्बनिक अम्लों में, और अंत में किस में, एसिटिक अम्ल है, उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तीसरे चरण में क्या होगा, मीथेनोबैक्टीरियम, ये जो जीवाणु बताया हमने, मेथेनोजन जो समूह उसका जीवाणु जो अपशिष्ट गोबर उसमें उपस्थित है। तो तृतीय चरण में मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु है वो क्या करेगा, जो दूसरे चरण में क्या बना था, एसिटिक अम्ल बना था, उस एसिटिक अम्ल को किस में, मीथेन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो मुख्य गैस मीथेन ही है गोबर गैस की, तो मीथेन बन गई। और ये जो संयंत्र है गोबर गैस संयंत्र, उसमें जो अपशिष्ट बच गया पदार्थ उसको क्या नाम दे दिया, स्लैरी, जिसको सुखा करके बहुत ही एक उत्तम खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके 3 चरण हैं। अब बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है। प्राकृतिक गैसें जो आती हैं सीएनजी, एलपीजी वगैरह, ये तो इनसे क्षमता कम है किसकी, बायोगैस की। क्यों है, क्योंकि बायोगैस में 31% CO2 गैस है। मुख्य तो मीथेन है पर इसमें CO2 गैस भी है। यदि किसी तरीके से हम CO2 की मात्रा को कम कर दें तो इसका जो ऊष्मा मान है वो बढ़ सकता है।
कम कर दे तो इसका ऊष्मा मान बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बायोडीजल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।